हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश फ्रॉम नवीन क्लासेस। मई 26 एग्जाम्स हो गए हैं कंप्लीट एंड जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हुई मई 26 के, सितंबर 26 वाले बच्चे बोल रहे हैं सर अब हमारी बारी है, अब हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और इसके बीच में और कुछ नहीं है, सिर्फ सितंबर 26 एग्जाम्स एंड हम है। किस तरीके से सर अब हमें जो हमारा बचा हुआ टाइम है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट सीए इंटर प्रिपरेशन, ये जो हमारे पास लास्ट 3 महीने हैं जून जुलाई अगस्त, इसमें हम कैसे प्रिपरेशन करें सर, प्लीज आप हमें गाइड करो सो दैट हम क्या कर सके, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके सितंबर 26 में सक्सेसफुल होकर सीए फाइनलिस्ट बन सके। तो आज के इस वीडियो में किस तरीके से हमें जून जुलाई अगस्त इन 3 महीनों को प्लान करना है, किस तरीके से हमें हमारा टाइम सही तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हम रिवीजन और प्रैक्टिस करते हैं जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं सीए इंटर एग्जामिनेशंस के लिए, आज मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत हड़बड़ी है तो 1.5x की स्पीड पर देखिएगा, बट वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे कंटेंट आते हैं इस चैनल पे जो आपको एग्जाम जरूर पास करवाएंगे, चाहे वो मेरे गुरु ज्ञान हो, चाहे एग्जाम से पहले क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, क्या पढ़ के जाना चाहिए किस तरीके से, वो सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं एंड अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं किस तरीके से 3 महीने को यूज करना है। सबसे पहला, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और अब जितना जल्दी आप ये डिसीजन लोगे उतना ज्यादा सही डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन कर सकोगे। सर हमें एक सिंगल ग्रुप के साथ जाना चाहिए या हमें बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर करना चाहिए? एक इसमें ना डिसीजन आपके खुद का होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूं कि क्या क्या चीजें होंगी, तो आपको बोथ ग्रुप में जाना है, नहीं तो आपको सिंगल ग्रुप में जाना है। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी क्लासेस कंप्लीशन स्टेज पे है, यानी मई एंड तक या जुलाई जून फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक आप अपनी क्लासेस सारी कंप्लीट कर लोगे, देन इन दैट केस आपको फिर बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहिए क्योंकि 2.5 से 3 महीने में दोनों ग्रुप का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, बशर्ते आपने 6 सब्जेक्ट की क्लास ली हो। अगर आप 3 ही सब्जेक्ट का क्लास कर रखे हो तो आपको ये डाउट ही नहीं है मुझे सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है। बट अगर आपने सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ली है एंड अब आपका लास्ट 15 दिन 10 दिन बाकी है और आपकी क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर कर सकते हो, बोथ ग्रुप्स के लिए अब लास्ट 3 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा हम एफर्ट्स डालेंगे, बट एक साथ अगर हम दोनों ग्रुप देंगे तो बहुत सारे फायदे हमारे साथ है, जैसे सेट ऑफ का फायदा, जैसे कभी किसी ग्रुप में पेपर टफ आ गया तो दूसरा ग्रुप कम से कम हम निकाल कर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो बहुत सारे एडवांटेजेस है बोथ ग्रुप के लिए बैठने के लिए। तो वो डिसीजन आपका रहेगा डिपेंडिंग ऑन कितनी क्लासेस आपकी पेंडिंग है। सर अगर मानो अभी भी मेरे को बहुत सारी क्लासेस करनी है, मेरा क्लासेस करते करते जून 30 तारीख हो जाएगा, देख अगर तेरे को दिन में एक क्लास करनी है और वो जून 30 तारीख तक चलती है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी दिन में तेरे को 3-3 4-4 क्लासेस करनी है और जून 30 तक तेरी क्लासेस खत्म होगी, तो मैं तेरे को एडवाइस करूंगा तेरे को एक सिंगल ग्रुप के साथ जाना चाहिए। तो सर क्या फिर वो रिमेनिंग क्लासेस जो बची है उनको मैं अभी छोड़ दूं, बाद में कर लूं या अभी कर लूं? मैं ये बोलूंगा, अगर तेरी कुछ सब्जेक्ट जैसे मान ले से फॉर एग्जांपल कॉस्ट और एफएमएसएम में तेरी 10-10 क्लासेस बाकी है, ऑडिट बहुत ज्यादा पेंडिंग है, तो ऑडिट को एक बार छोड़ के कॉस्ट एफएमएसएम कम से कम कंप्लीट करके बंद कर, सो दैट सितंबर के बाद जब तुम रिवीजन करने बैठे तो तेरे पास एक ऑडिट हो जिसकी तुमको क्लास करनी है और कॉस्ट और एफएमएसएम तुम इमीडिएटली रिवीजन के लिए स्टार्ट कर सको। तो अगर किसी की बहुत सारी क्लासेस पेंडिंग है और उसको लगता है जून एंड तक तो क्लासेस ही चलेगी, तो बच्चे आपको एक सिंगल ग्रुप के साथ जाना चाहिए सितंबर में। बट अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट है तो थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी सेल्फ स्टडी, जैसे मैं बोलूं वैसे आप करो, आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर कर सकते हो। तो सबसे पहला डिसीजन हमें यह लेना है, हमें सिंगल ग्रुप में जाना है कि बोथ ग्रुप। बोथ ग्रुप के लिए कम से कम 3 महीने का रिवीजन का टाइम, सेल्फ स्टडी का टाइम हमें चाहिए, जहां पर हम रिवीजन भी करेंगे, मॉक टेस्ट के लिए अपीयर भी करेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, सो दैट हम लोग 90% श्योर हो कि हम लोग अपना एग्जाम क्लियर करके सितंबर में सीए फाइनलिस्ट बनने वाले हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर 3 महीना नहीं रहेगा, क्लासेस खत्म करने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 महीने 1.5 महीने ही बचेंगे, तो आपको फिर एक सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए, आपको दोनों ग्रुप के लिए अपीयर नहीं करना चाहिए।
सर अगर सिंगल ग्रुप में जाना है तो मैं ग्रुप वन के लिए अपीयर करूं या ग्रुप टू के लिए? बच्चे देख, उसके लिए तो मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले देख कौन सा ग्रुप की क्लासेस तेरी कंप्लीट है। अगर तेरी ग्रुप वन की क्लासेस कंप्लीट है तो ज्यादा बेटर है तुम ग्रुप वन के लिए अपीयर करो। नंबर टू, ग्रुप वन के तीनों ही सब्जेक्ट काफी बड़े हैं, जितने जल्दी आप उनको कंप्लीट करोगे उतना बेटर है, क्योंकि उनको अगर लेके आगे बढ़ते चले जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा सीए इंटर को एक बार में अच्छी तरीके से क्लियर करना। नंबर थ्री, टैक्स का पेपर ऐसा है जो हर टर्म अमेंड होते रहता है। आप जितना एग्जाम्स डिले करते चले जाओगे उतने ज्यादा अमेंडमेंट्स, उतनी ज्यादा नई चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे मई 27 से इंस्टीट्यूट इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर देगा, तो मैं चाहता हूं ग्रुप वन वो ग्रुप होना चाहिए जिसे आपको टारगेट करना चाहिए अगर आप एक ग्रुप का एग्जाम देने का सोच रहे हो। तो भी अगर आपको लगता है सर ग्रुप वन की बहुत क्लासेस बाकी है, ग्रुप टू मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आप ग्रुप टू के लिए अपीयर कर सकते हो, बट ज्यादातर आपको फोकस ग्रुप वन में अपीयर करने के लिए करना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके आप प्लीज सबसे पहले ये डिसीजन लो, आपको एक ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप। अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है तो दोनों ग्रुप के लिए जाइए, नहीं तो एक सिंगल ग्रुप के लिए दीजिए। एंड जो आपने दिमाग में सोच लिया फिर उसी हिसाब से अब आपको नेक्स्ट 3 महीने अपनी पढ़ाई को प्लान करना है। अगर आप नहीं सोचेंगे इसको और हैफल्ड मैनर में पढ़ाई करेंगे तो ये 3 महीने कब 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने कब 1 महीने हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए आपको एग्जाम किसका देना है। दूसरा आता है सर जो पेंडिंग क्लासेस हैं उनका क्या करना है। देखो अगर आपने क्लासेस अपनी प्रॉपरली टाइमली की होगी तो अभी आपका मतलब जो मई का अपने पास कुछ दिन बाकी है उस मई के अंदर अंदर आपकी क्लासेस हो जानी चाहिए। मैक्सिमम जून फर्स्ट वीक या जून 10 तारीख तक आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। और अभी आपके पास दिन में 2 क्लास से ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, 2 क्लासेस मैक्सिमम पर डे आप करते होंगे। तो अगर आप 2 क्लासेस पर डे कर रहे हो यानी 4 से 5 घंटे की अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो बैलेंस टाइम आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए अवेलेबल है। एंड मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी अपना ग्रुप वन का प्रिपरेशन रिवीजन अब चालू कर देना चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे थे सर पहले हम 3 कर रहे थे उसके बाद हमने कॉस्टिंग भी लिया था, अभी हमारी 3 क्लास चल रही है, अगर 3 क्लास भी आपकी चल रही है तो आपका एक सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप टू आप कम से कम रिवीजन में स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। और क्लासेस को अब कैसे सजाना चाहिए? क्लासेस को अब ऐसे सजाइए कि दिन में एक क्लास या मैक्सिमम 2 क्लास, अगर मई के एंड तक 3 क्लास भी चलती है चलता है, बट उसके बाद आपको 1 या 2 क्लास मैक्सिमम दिन में शेड्यूल करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास टाइम सेल्फ स्टडी के लिए रहेगा उतना ज्यादा चीजें आप कवर कर पाएंगे। इसीलिए 1 क्लास या 2 क्लास मैक्सिमम आप दिन में करोगे, 5 घंटे के आसपास क्लासेस को देना है, बाद बाकी 6 से 7 घंटा आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रखना है। एंड रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली क्लासेस करके क्लासेस को कंप्लीट करना है, उनको ज्यादा हमें डेफर नहीं करना है। हमारा टारगेट होना चाहिए 10 जून तक मैं अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर दूं। अगर उसके बाद रहे भी तो दिन में 1 क्लास रहे, 1 क्लास से ज्यादा ना रहे, और वो भी मैं जून एंड तक सल्टाने की कोशिश करूं। तो आप अपनी क्लासेस को अब ऐसे प्लान करें कि मई एंड तक 3 क्लासेस चलेंगी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मई एंड के बाद जून में मैं दिन में 1 क्लास या दिन में 2 क्लास करूंगा, उससे ज्यादा मैं क्लासेस नहीं करूंगा। मैं अब सेल्फ स्टडी पर ज्यादा टाइम डिवोट करूंगा और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करूंगा। तो पेंडिंग क्लासेस को हम लोग अब टाइमली सल्टाएंगे। हमारा टारगेट रहना चाहिए मई एंड टू जून फर्स्ट वीक, मई एंड से जून फर्स्ट वीक तक हमारा टारगेट रहना चाहिए। एंड अगर उसके बाद चल रहा है तो डेली 1 क्लास, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। एंड ये डेली 1 क्लास भी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए बाई जून 30th। उससे आगे आपको आपकी क्लासेस नहीं ले जानी चाहिए, यहां तक आपको क्लासेस कंप्लीट कर देनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आता है सर अब हम लोग अपनी सेल्फ स्टडी के लिए बैठेंगे, तो सर ये जो सेल्फ स्टडी होगा ये हमारा फर्स्ट रिवीजन होगा हर सब्जेक्ट का। सर इस फर्स्ट रिवीजन को कैसे करना है? देखो फर्स्ट रिवीजन में हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रिवीजन शुड बी वेरी इन डेप्थ। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो मान लो जून फर्स्ट से अपना पहला ही रिवीजन चालू करेगा, अभी तक उसने सिर्फ क्लासेस की है, एकदम भी पढ़ाई नहीं की है, तो आप ध्यान रखना हड़बड़ी नहीं करना है। हमारे पास 3 महीने हैं, अगर हम सही से प्लान करेंगे तो 3 महीने में सारा सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। बस मुझे ये इंश्योर करना है कि मेरा पहला रिविजन इन डेप्थ रिविजन हो। अगर अभी भी हम हड़बड़ी में रिविजन करेंगे, आधी चीजें करेंगे आधी चीजें छोड़ देंगे, तो बाद में जब हमारे पास 1 महीना 1.5 महीना रहेगा तो उस समय हमको इतना अंडर कॉन्फिडेंट होगा कि हो सकता है सितंबर एग्जाम ही ना दे पाए। तो फर्स्ट रिवीजन की सबसे बड़ी बात है वो इन डेप्थ होना चाहिए। इन डेप्थ से मेरा मतलब है
आप जब भी कोई चैप्टर को रिवाइज करेंगे, थॉरोली रिवाइज करेंगे, यानी हड़बड़ी नहीं करेंगे। नंबर 2, रिवीजन करने के बाद अपने टीचर, जिन भी टीचर से आपने पढ़ाई की है, उन टीचर के बुक के अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उन्होंने आपको दिए हैं, वो अच्छी तरीके से हैंड रिटन प्रैक्टिस करेंगे। जब आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़ेंगे और टीचर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपका वो पहला सेल्फ स्टडी होगा कि आपने अब चैप्टर को अपनी तरीके से देखा है। हाँ, टीचर की बुक के सारे क्वेश्चन बनाने जरूरी नहीं होते हैं। आप वो क्वेश्चन बनाइएगा जो अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे पॉइंट्स को या सारे प्रोविजंस को या सारी नॉलेज को कवर करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिवाइज कर रहे हो, तो आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पोर्शन रिवाइज किया, बिफोर शेयर सरेंडर, कैपिटल रिडक्शन वाला पार्ट। कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड दो अच्छे क्वेश्चंस आपने बना लिए। एक क्वेश्चन हमने किया था वो शिव गणेश वाला क्वेश्चन, जहां पे डिवेंचर्स वगैरह लोग को लेकर बहुत अच्छे एडजस्टमेंट्स थे। एक क्वेश्चन किए थे जिसमें बहुत सारी चीजें थी, कैपिटल कमिटमेंट्स का कैंसिलेशन वगैरह भी था, वो सारी चीजें थी। दो अच्छे अच्छे बड़े क्वेश्चन अगर आप जर्नल एंट्री विद बैलेंस शीट बना लेते हो, तो फर्स्ट पार्ट का आपका रिविजन कंप्लीट। फिर आप शेयर सरेंडर रिवाइज करोगे और शेयर सरेंडर का एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाओगे। जब आप ये इतना रिवीजन और 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। इसमें टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपने सोचा था 4 घंटे में कर लेंगे, 5 घंटे लग जाएंगे, बट प्लीज प्लीज मेक इट श्योर कि आप ये कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, अगर आप अभी भी हड़बड़ी में पढ़ाई करेंगे तो आपको चीजें कभी भी रिटेन्ड नहीं रहेगी। आप जितना अच्छे से अभी पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको रिटेन रहेंगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो भी फर्स्ट रिवीजन होगा वो बहुत बहुत इन डेप्थ होना चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, सर हमारा ना एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट हो गया था, तो हमने इन 3 महीने में एडवांस अकाउंट्स एक बार रिवाइज कर लिया है, तो आपको क्या करना है, एडवांस अकाउंट्स को छोड़ना नहीं है। एडवांस अकाउंट्स के लिए हाफ टू 1 आवर डेली डिवोट करना है और 2-3 क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको सॉल्व करने हैं। ये जो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि आपने एक बार रिवीजन कर लिया है, तो आपने टीचर की मैथ ऑलरेडी सॉल्व कर ली है। यहां पर आपको करना है पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी। पीवाईक्यू में से तो मैं क्लास के साथ ही आपको करवा देता हूं, करने बोलता हूं, करते रहो, एक एक चैप्टर खत्म होते जाए, पीवाईक्यू देखते जाओ। अगर आपने किया है तो बेस्ट है, नहीं किया है तो लास्ट 5 टर्म के पीवाईक्यू, लास्ट 3 टर्म का आरटीपी एंड 2 टर्म का एमटीपी, सितंबर एंड मई का एमटीपी, इतना आपको कवरेज करना है अकाउंट्स में या कोई भी सब्जेक्ट में जिसका आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो जो सब्जेक्ट आपके रिवीजन हो चुके हैं, 5 टर्म पीवाईक्यू, 3 टर्म आरटीपी, 2 टर्म एमटीपी, ये आप अपने पास प्रिंट में निकाल लो एंड रेगुलर बेसिस पे 1 घंटे उस सब्जेक्ट को खाली प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट आप उस सब्जेक्ट से टच में रहो। तो जब भी आप सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन करोगे, आपको हमेशा चीजें याद रहेंगी, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। बट अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, तो आपको इन डेप्थ करना है। इन डेप्थ से मेरा मतलब है प्रॉपर रिवीजन करना है एंड प्रॉपर रिवीजन करने के बाद आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने टीचर की मैथ से। पहला रिवीजन में सिर्फ टीचर की मैथ को यूज करना, सो दैट एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके पास अवेलेबल है, वो सारे एक बार अच्छी तरीके से हो जाए। जैसे ही फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी लेंगे और इन डेप्थ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट हम लोग हैंड्स ऑन हो सके सब्जेक्ट के साथ। जब भी आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अच्छे से बाइफरकेट कर लेनी है। नंबर 1, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक्स। ऐसी टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आती है, या ऐसा आपको लगता है कि सर ये टॉपिक करते समय मुझे दिक्कत हुआ था, आप उसकी लिस्ट जरूर बनाएं। आप एक कॉपी बना ले सारे सब्जेक्ट के लिए मिलाकर 100 पेज की कॉपी बना ले। आप 20 पेज अकाउंट्स के लिए छोड़ दे, 10 पेज लॉ के लिए छोड़ दे, 20 पेज टैक्स के लिए छोड़ दे, और वैसे ही 20 कॉस्ट एफएम, 20 ऑडिट, 10 ऑडिट और 20 एफएमएसएम, इस तरीके से आप 100 पेज की एक कॉपी बना ले। अब एडवांस अकाउंट्स में जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने मान लो रिवाइज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप उस पेज में लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां मेरे को दिक्कत हो रही है। से फॉर एग्जांपल आपको दिक्कत हो रही है डिविडेंड वाले पोर्शन में, या आपको दिक्कत हो रही है बैलेंस शीट के नोट्स बनाने में, या आपको लग रहा है एक टॉपिक या एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन का इतना अच्छा था जिसमें आपने गलती की। अगर आप वो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स अभी बना लेंगे ना, तो जब सेकंड रिवीजन करेंगे तो हम सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दूसरी चीजें देखेंगे। अगर रियलिटी में मेरे से पूछो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में रिवीजन करने लायक है क्या? आपको बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट एक बार अच्छे से देखना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा।
बट अगर आप ये लिस्ट बना के रखते हो ना, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट पीएल फॉर्मेट 5 मिनट में देखा, ये टेक्निकल टॉपिक्स एक बार देख लिया, उसके बाद मैं सीधा क्वेश्चन बनाने चला जाऊंगा, मेरे को और दूसरी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर टॉपिक में, हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में अगर आप ये काम कर लो, तो कि चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन है जो मुझे वापस देखने हैं, तो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन बहुत चैनलाइज हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टॉपिक्स एंड लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप खुद से बना लेते हो जब आप पहली बार पढ़ाई करते हो, तो आपका सेकंड, थर्ड रिवीजन बहुत चैनलाइज हो जाएगा, बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सर रिवीजन, ये आपने तो अच्छी बात बोल दी, बट सर रिवीजन में कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। जो सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ है उसको कम टाइम में रिवीजन करने की कोशिश करें, जहां पर आपको लगता है थोड़ी वीकनेस है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करें। मैं हमेशा बोलता हूं हर एक बच्चे को जब रिवीजन वो कर रहा है तो एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल साथ में लेकर चलना चाहिए। जैसे आपने मान लो रिवीजन शुरू किया, तो ग्रुप 1 से रिवीजन शुरू कर रहे हो, तो आपने डीटी ले लिया, डायरेक्ट टैक्स एक प्रैक्टिकल टॉपिक, एक लॉ ले लिया आपका थ्योरेटिकल टॉपिक, फिर डीटी कंप्लीट होने के बाद एडवांस अकाउंट्स उठा लिया, लॉ कंप्लीट होने के बाद आईडीटी उठा लिया। इस तरीके से आपका ग्रुप 1 में आप रिवीजन करोगे, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, वहां पर कॉस्ट उठा लिया और ऑडिट उठा लिया, एफएम उठा लिया, एसएम उठा लिया, या कॉस्ट उठा लिया, एसएम उठा लिया, एफएम उठा लिया, ऑडिट उठा लिया। एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करके अगर आप अपना रिवीजन प्लान करते हो, तो रिवीजन काफी इफेक्टिव होता है, काफी इफेक्टिव होता है। इससे क्या होता है, आप दिन में 11 से 12 घंटे की पढ़ाई करोगे, अगर लगातार 11-12 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, बोरियत आ जाएगी। सब्जेक्ट स्विच करके पढ़ाई करोगे ना, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिवीजन का टाइम डिवोट करना क्या होता है, मान लीजिए आपकी एक क्लास पेंडिंग है, तो 2 to 2.5 आवर की आपकी क्लास हो गई, 2 से 2.5 घंटे की क्लास हो गई, 12 घंटे में 2 से 2.5 घंटे आपने क्लास को दे दिए, आपने 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस को दे दिए। जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने रिवाइज कर लिए हैं, जैसे आप एडवांस अकाउंट पढ़े, आपने टेस्ट वगैरह दिया, रिवीजन ऑलरेडी एक बार हो चुका है, उन सब्जेक्ट को 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस में डाल दो। बाद बाकी टाइम जो भी मेरे पास बचा, 12 घंटे में अगर मैं 4.5 घंटे हटा दूं, 7.5 आवर्स ये मैं रिवीजन के लिए रखूंगा। जो मेरे टॉपिक्स, जो मेरे सब्जेक्ट्स रिवीजन करने हैं, फर्स्ट टाइम मुझे पढ़ने हैं, जिसमें से मैं ऐसे टाइम डिवोट कर सकता हूं, 4.5 घंटा मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दे सकता हूं, 3 घंटे मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को दे सकता हूं, 3 घंटे मैं थ्योरी सब्जेक्ट को दे सकता हूं। और अगर इनिशियली आपके पास ये प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ पहली बार रिवाइज कर रहे हो, तो ये टाइम भी आप डिवोट कर दो, किस में, रिवीजन में डिवोट कर दो। 8.5 से 9 घंटे आपके पास रिवीजन के लिए है, 9 घंटे रिवीजन के लिए है, तो 5 घंटे मैं प्रैक्टिकल को दूंगा, 4 घंटे मैं थ्योरी को दूंगा। इस तरीके से अगर ऐसे आप टाइम बांटते हो, तो ये बेस्ट तरीका होता है, जहां पर 12 आवर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे और आराम से 12 घंटे पढ़ पाओगे। मैं सुबह उठा, 2 घंटे मैंने लॉ का रिवीजन किया, सुबह सुबह थ्योरी का रिवीजन किया, आधी पौना घंटा का ब्रेक लिया, एक मैंने से फॉर एग्जांपल मेरी क्लास बाकी, ऑडिट की क्लास कर ली, आधी घंटे का ब्रेक लिया, 1 घंटा मैंने अकाउंट्स का प्रैक्टिस कर लिया, फिर 1 घंटा मैंने कॉस्ट का प्रैक्टिस कर लिया, आधी घंटा या 1 घंटा अकाउंट्स का प्रैक्टिस किया, आधी घंटा ब्रेक लिया, फिर मैंने डीटी का रिवीजन किया 2 से 3 घंटे, फिर आधी घंटे का ब्रेक लिया, कॉस्ट का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया 1 घंटा, फिर आधी घंटा ब्रेक लिया, 2 घंटा वापस लॉ पढ़ लिया, फिर आधी घंटा ब्रेक लिया, 2-3 घंटा मैंने अपना टैक्स पढ़ लिया। अगर इस तरीके से ब्रेक ले लेके आप सब्जेक्ट स्विचिंग करोगे, टॉपिक स्विचिंग करोगे, आप देखोगे 12 घंटा विल बी इजीली मैनेजेबल। अदरवाइज 12 घंटा मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर स्टूडेंट्स। इस तरीके से अगर आप अपनी रूटीन को बांटोगे ना, तो आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाओगे। सर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन हमारा कब तक खत्म हो जाना चाहिए? अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो तो 1 महीना, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 2 महीने के लिए टाइम लगता है फर्स्ट रिवीजन में। जहां पर क्या होता है मैं आपको समझा दूं, से फॉर एग्जांपल जून महीना आपने डिवोट किया, जून महीना आपने डिवोट किया ग्रुप 1 के लिए। अब जून महीने में ग्रुप 1 कैसे होगा? सर मैं लॉ पढ़ूंगा, लॉ को 15 डेज टाइम देना है, मेरे को आईडीटी को 15 डेज टाइम देना है, 2 थ्योरी सब्जेक्ट को 15-15, और मैं एडवांस अकाउंट्स और डीटी को 15-15 दिन टाइम दूंगा। इस तरीके से मैं 30 दिन यूज कर सकता हूं। या मैं ऐसे कर सकता हूं, सर मैं क्या कर रहा हूं ना, लॉ शुरू कर रहा हूं, 10 दिन पहले लॉ पढ़ूंगा, एडवांस अकाउंट साथ में चलेगा, फिर नेक्स्ट 10 दिन में क्या करूंगा सर, डीटी और आईडीटी पढ़ूंगा, एडवांस अकाउंट लॉ जितना हो गया उसकी प्रैक्टिस कर लूंगा, फिर मैं 5 दिन बचे हुए एडवांस अकाउंट्स लॉ के टॉपिक करूंगा, और 5 दिन मेरे को डीटी और बचे हुए आईडीटी के टॉपिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से मैं थोड़ा स्विच करके 10 से 15 दिन से ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा मोनोटोनी आ जाता है।
तो मैं एक महीना दूंगा ग्रुप वन में, एक महीने से 35 दिन में ग्रुप वन हो जाएगा, और ग्रुप टू में 25 दिन लगाओगे तो हो जाएगा। 25 दिन जिसमें मैं ऑडिट रेगुलर पढ़ूंगा, मैं कॉस्ट पढ़ूंगा 12 दिन, एफएम पढ़ूंगा 10 दिन, और 3 से 4 दिन मेरा एसएम हो जाएगा। ऐसे करके 25 से 30 दिन ग्रुप टू के लिए बहुत है, ग्रुप वन के लिए 35 दिन बहुत है। अगर आप ये टाइम निकाल लेते हो तो 2 महीने के अंदर आप देखोगे आपका ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों का रिविजन हो जाएगा। तो मुझे इस तरीके से रिवीजन करना है। मुझे जून में ग्रुप वन का टारगेट करना है, फिर मैं जुलाई में जब ग्रुप टू का रिवीजन करूंगा तो मुझे क्या करना है, उस समय ग्रुप वन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। मुझे ग्रुप वन को छोड़ना नहीं है कोई हाल में। जब मैं ग्रुप टू का रिवीजन करूंगा, दिन में 2 से 3 घंटा जो मैं टाइम दूंगा वो ग्रुप वन की प्रैक्टिस को दूंगा। 1 घंटा एडवांस अकाउंट, 1 घंटा डीटी प्रैक्टिस कर लिया, आधी घंटा लॉ, आधी घंटा आईडीटी का राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया। ऐसे में 2 से 3 घंटे अगर ग्रुप वन की प्रैक्टिस को देता जाऊंगा तो ग्रुप वन मेरा कंक्रीट होता जाएगा और ग्रुप टू का मेरा रिविजन शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आप ये सारा काम करो। जुलाई एंड तक अगर आप सारे 6 सब्जेक्ट एक बार रिवाइज कर लेते हो तो अगस्त मंथ होता है मेनली मॉक टेस्ट वगैरह देना, फाइनल मॉक टेस्ट, एंड अपने मार्क्स के हिसाब से, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अपना लास्ट महीने को प्लान करना, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट आता है सर फर्स्ट रिवीजन के बाद प्रैक्टिस कहां से करना है। मैंने आपको बोला 5 टर्म्स का पीवाईक्यू, 3 टर्म्स का आरटीपी। अगर आप सितंबर में दे रहे हो तो सितंबर की आरटीपी, मई की आरटीपी और इससे पहले वाली जनवरी वाली आरटीपी, ये 3 आपको करनी चाहिए। 2 टर्म का एमटीपी, सितंबर का जो एमटीपी आएगा और मई का जो एमटीपी आया था। अगर आप सितंबर की एमटीपी नहीं भी देखना चाहते हो चलेगा, क्योंकि जनरली एमटीपी वगैरह में इजी क्वेश्चन होते हैं। मई और जनवरी वाला एमटीपी देख लोगे तो भी हो जाएगा। तो 5 टर्म का पीवाईक्यू, 3 टर्म का आरटीपी, 2 टर्म का यानी 4 एमटीपी, अगर इतना देख लेते हो तो मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिस मोर देन एनफ है। एंड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा जब आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ये प्रैक्टिस में बात कर रहा हूं फर्स्ट रिवीजन होने के बाद। पहले फर्स्ट रिवीजन अपने सर की मैट से, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको इतनी कवरेज करनी है सो दैट आप होलिस्टिकली सारी चीजें कवर कर लो, एग्जाम में कुछ भी आपको नया नया ना दिखाई दे। एंड इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉक टेस्ट कैसे देने चाहिए? मॉक टेस्ट देने चाहिए, 2 मॉक टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के लगाने चाहिए। कम से कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तो 2 लगाने ही हैं। अगर आप थ्योरी के भी 2 लगाते हो बहुत बढ़िया है। आप जून में ग्रुप 1 का रिवीजन करोगे तो जून के पहले 15 दिन में आपके ग्रुप 1 का मॉक टेस्ट हो जाना चाहिए। 5 दिन छोड़ के ग्रुप 1 का मॉक टेस्ट, तब तक 15 दिन में आपका ग्रुप 2 शुरू हो जाएगा। ग्रुप 2 का आप रिवीजन कर रहे हो, 15-20 दिन में आपका कॉस्ट कंप्लीट हो गया, एक कॉस्ट का मॉक टेस्ट दे दो। इस तरीके से फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होने के बाद आपको एक मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करना चाहिए। फर्स्ट मॉक टेस्ट आपका होगा, फर्स्ट मॉक टेस्ट जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगा वो आपको जुलाई में रखना चाहिए और सारे सब्जेक्ट का एक एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो जून में ग्रुप 1 रिवाइज किया, जुलाई पहला 15 दिन में ग्रुप 1 का मॉक टेस्ट, फिर तब तक कॉस्ट हो गया, फिर नेक्स्ट 5 दिन में ग्रुप 2 में कॉस्ट का मॉक टेस्ट। इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जुलाई में हमारा फर्स्ट फेज ऑफ मॉक टेस्ट हो जाएगा। फिर आपका सेकेंड मॉक टेस्ट होगा, सेकेंड मॉक टेस्ट अगस्त में। ये सेकंड मॉक टेस्ट जो अगस्त में होगा ये एकदम उसी तारीख पर होना चाहिए जब आपका एग्जामिनेशन है सितंबर में। हम कंडक्ट करते हैं ये मॉक टेस्ट और हमारा ये मॉक टेस्ट पेड रहता है सो दैट हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर सके। प्रॉपर पेपर, प्रॉपर आंसर शीट, टीचर आपको चेक करके देंगे, एक इन्वायरमेंट आईसीआई जैसा पूरा का पूरा ये मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ऑन द सेम डेट जब आपके सितंबर में एग्जामिनेशन होंगे, सो दैट आप एकदम 100% एकदम रेस्ट अश्योर्ड हो जाओ कि किस तरीके से आपको सितंबर में आगे जाके एग्जाम देना है। और फिर अगस्त में इस मॉक टेस्ट के बेसिस पे, इस मॉक टेस्ट के बेसिस पे, इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे मुझे किस किस सब्जेक्ट को और कितना कितना टाइम देना है। जैसे एडवांस अकाउंट्स का मॉक टेस्ट सर अच्छा गया, सिर्फ मैंने थोड़ा सा कंसोलिडेशन में मैं लड़खड़ाया, तो सर इस एक महीने में टारगेट है एक बार कंसोलिडेशन को थोड़ा सा वापस देखना, थोड़ी प्रैक्टिस करना। सर टैक्स के मॉक टेस्ट में डीटी में सर कैपिटल गेन में लड़खड़ाया, तो कैपिटल गेन एक बार वापस देखना है। जो जो आपके इस मॉक टेस्ट में शॉर्ट कमिंग्स होगी उन शॉर्ट कमिंग्स को हम उस महीने में सुधार कर हम अपने सितंबर एग्जामिनेशन के लिए फाइनली रेडी हो जाएंगे, फाइनली रेडी हो जाएंगे। तो जो भी बच्चा ये सितंबर एग्जामिनेशन देने वाला है उसे लास्ट 3 महीने में इस तरीके से अपनी रूटीन प्लान करनी चाहिए। सबसे पहला डिसाइड करो सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। नंबर 2 पेंडिंग क्लासेस टाइमली कंप्लीट करो। नंबर 3 फर्स्ट रिवीजन चालू करो, वो इन डेप्थ होना चाहिए, टाइम लेकर करना, अच्छी तरीके से करना, आइडेंटिफाई कर लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाद में आपको देखने हैं जब आप सेकंड रिवीजन करो।
नेक्स्ट, प्रैक्टिस कहां से करनी है? 5 टर्म के पीवाईक्यू, 3 टर्म के आरटीपी, 2 टर्म के एमटीपी। लास्ट मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते जाए वैसे वैसे देते जाओ। दूसरा मॉक टेस्ट अगस्त में, सेम डेट्स में जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है, सो दैट आप पहले से ही रेडी रहो, आपको एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना है। अगर ये कोई बच्चा कर लेता है तो आई एम 100% श्योर सितंबर 26 का जब रिजल्ट आएगा, यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी अ सीए फाइनलिस्ट। आई होप ये सारा डिस्कशन आपको हेल्प किया हो। अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। कुछ ऐसी चीजें जो आपको मेरे से चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। कुछ ऐसे फीडबैक जो आप देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, सो दैट मैं उस पर अच्छी तरीके से आपके लिए और फर्दर वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए, आई विल बी सक्सेसफुल इन सितंबर 26, सो दैट मैनिफेस्टेशन के लॉ के हिसाब से हम अपना सितंबर 26 एग्जामिनेशन निकाल ले। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टाटा।